हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ डेट इज़ बिजनेस फाइनेंस। आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस और ये 20 मार्क्स का है, राइट। 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। मैं आपको इतने अच्छे वे में कराने वाली हूँ कि आपके 20 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं अगर आप यहाँ से करते हो, राइट। देखो, उसके अंदर बिजनेस फाइनेंस में एक टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम बोलते थे एफएम, राइट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो फर्म्स के, जो कोई भी फर्म है उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करना एंड कंट्रोल करना, किसका काम होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर उनको आप प्लानिंग और कंट्रोल करते हो तो वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो टिल 1890 तक ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच थी। मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग नहीं था, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट था। लेकिन 1890 के बाद इसको क्या कर दिया गया? एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अभी भी वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो इकोनॉमिक्स के ही फॉलो करता आया है, ठीक है, जो भी थ्योरीज वगैरह है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया था। तो जो एकेडमिशियंस थे और जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर थे, उन दोनों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया था। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे था। पहले हम समझते हैं एकेडमिशियंस के लिए कैसे था। देखो, एकेडमिशियंस के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते थे, ठीक है, सेकेंड थर्ड क्लास में होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, जब हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना होता था, उससे पहले जब हमारे मार्च में एग्जाम होते थे, वहाँ पर हमारी बुक्स की क्या हालात हो जाती थी? क्या उसमें से पढ़ने का मन करता था? बिल्कुल नहीं। तो हम अपने मन में ये सोच रहे होते थे कि नेक्स्ट क्लास में नई नई बुक्स आएंगी, राइट, और फिर उनमें से हम इतना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट क्लास में हमें नई नई बुक्स मिलती थी तो टीचर के पढ़ाने से पहले हम सारी की सारी स्टोरीज को पहले ही पढ़ देते थे। इसका मतलब क्या था कि हमें नई नई बुक्स को देखकर इंटरेस्ट जग रहा था, ठीक है। सेम वे में जो एकेडमिशियंस थे, उन्होंने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक नया सब्जेक्ट देखा, तो उनके मन में भी ये जागा कि हम, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि हम नई नई डेवलपमेंट करेंगे, हम नई नई फाइंड आउट करेंगे कुछ, ठीक है, नई नई थ्योरीज डेवलप करेंगे। तो इसीलिए उनका ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया। सेम वे में जो मैनेजर्स के लिए ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे था? देखो, जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना होता है? फर्म को मैनेज करना होता है। तो जब वो फर्म को मैनेज करते थे तो जो फाइनेंस था, पैसा, वो हर जगह पे जरूरत थी, ठीक है। अगर उनको रिक्रूट करना है कोई एम्प्लॉय तो उनके लिए सैलरी वगैरह के लिए उसकी ज़रूरत होती थी। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ में फाइनेंस की ज़रूरत थी, ठीक है। तो जब फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं उनकी अगर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। सेम वे में उन मैनेजर्स को नीड थी इस चीज़ की, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज को अच्छे से समझा, इसलिए उनका भी क्या बन गया? ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे एकेडमिशियंस थे और जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स थे, उन दोनों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो हमें समझना है, दैट इज रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, रियल और फाइनेंशियल एसेट्स के डिफरेंस को क्लियर करेंगे। रियल एसेट्स क्या होती है? किसी भी फर्म को, ये आपकी फर्म है, उसको कैरी ऑन करने के लिए जिन एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं रियल एसेट्स। अब इस फर्म को, ये हमारी फर्म है, ठीक है, इस फर्म को कैरी ऑन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है टेंजिबल एसेट्स की और हमें रिक्वायरमेंट है इनटेंजिबल एसेट्स की। अब टेंजिबल एसेट्स कौन सी हो सकती हैं? टेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्लूड हो सकती है आपकी फर्नीचर, आपकी मशीनरी, ऑफिस,
आपकी फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये आपकी टेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या हो सकता है? इंटेंजिबल एसेट्स में आपका टेक्निकल नो हाउ हो सकता है, पेटेंट, कॉपीराइट और आपकी गुडविल हो सकती है। ठीक है, तो रियल एसेट्स आपको समझ में आ गई क्या? किसी भी फर्म को कैरी ऑन करने के लिए जो भी टैंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल एसेट्स। अब हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती हैं। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब आप सिक्योरिटीज बोल सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स में इंक्लूड क्या होंगे? इसमें इंक्लूड होंगे आपकी डेट, आपकी इक्विटी, प्रेफरेंस भी बोल सकते हो, ये शेयर्स। ओके, फाइनेंशियल एसेट्स। अब ये इनका मतलब किस तरीके से समझे कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं। देखो, कोई भी फर्म है, ठीक है, वो क्या करती है? वो शेयर्स इशू करती है या फिर डिबेंचर्स वगैरह। तो मान लीजिए उसने शेयर्स को इशू किया, ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही होती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब जिसको वो शेयर्स इशू करेगी, फॉर एग्जांपल ये है, इसको इन्होंने शेयर्स को इशू किया, तो अब ये शेयर्स को लेगा तो इसको बोलेंगे शेयर होल्डर या फिर इसको बोल देंगे स्टॉक होल्डर। ठीक है, ये शेयर्स को लेगा, शेयर्स को लेके इसके बदले में क्या देगा? इसको कुछ ना कुछ फंड देगा। अब फर्म के पास क्या हो गई? फाइनेंशियल एसेट्स के थ्रू, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट उसने इशू करे उसके बदले में उसे यहाँ पर क्या रिसीव हो गया? फंड रिसीव हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब उसको फंड मिला, अब वो क्या करेगा? फर्म उस पैसे को उठाएगी और रियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर देगी। जो हमारी स्टार्टिंग में हमने टेंजिबल इंटेंजिबल की बात की थी। ठीक है, अब जो रियल एसेट्स में वो इन्वेस्ट कर रही है उसी को बोलते हैं, इसमें जो इन्वेस्ट करी इसी को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है? जो फाइनेंशियल एसेट्स है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको एक फर्म क्या करेगी? शेयर्स को इशू करेगी, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उनको परचेज करेंगे, पैसा देंगे। अब जो फर्म है उस पैसे को क्या करेगी? रियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर देगी और उसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया क्या है? ठीक है, अब जो फर्म है उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, जो हमने अभी बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसने एक्सपेंड तो कर दिया, उसने इन्वेस्ट तो कर दिया, बदले में वो क्या चाहेगी? फर्म क्या चाहेगी? कि उसको कुछ ना कुछ उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ ना कुछ फंड रिसीव हो। हम ये नहीं बोलते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या चाहती कि उसको कुछ ना कुछ क्या मिले? रिटर्न मिले। और अगर वो उसको रिटर्न मिलता है तो फिर वो क्या करेगी? जो जहां से उसने शेयर्स इशू किए थे इन्वेस्टर से, ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा लिया था, शेयर्स इशू किए थे, अब वो जो रिटर्न आएगी वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? डिविडेंड के फॉर्म में उन शेयर होल्डर्स को, या हम कह सकते हैं उन इन्वेस्टर्स को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं। सेकंड आता है हमारा इक्विटी एंड बोरोड फंड। इक्विटी एंड बोरोड फंड, कोई भी फर्म जब पैसा रेज करती है, जब फंड रेज करती है, तो उसके पास दो सोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक होता है उसके पास इक्विटी और एक होता है डेट। या तो इक्विटी फंड से वो पैसा रेज करती है या फिर डेट से, राइट। अब जो इक्विटी फंड होता है उसी को इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो
इक्विटी शेयर होल्डर्स को, देखो शेयर होल्डर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इक्विटी और एक होता है हमारा प्रेफरेंस। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास प्रेफरेंस होती है। पहली बात तो ये कि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ठीक है। सेकंड, उनको जब डिविडेंड रिसीव होगा तो वो इक्विटी वालों से पहले रिसीव होगा। थर्ड नंबर पे जब वाइंडिंग अप होगा तब भी इक्विटी वालों से पहले इनका हिसाब किताब होगा, ठीक है। और जो इक्विटी वाले होते हैं बेचारे, उनको क्या, उनको रेजिडुअल क्लेम मिलता है, मतलब कि अगर कुछ बच जाता है तो उनको मिलने की आस होती है। सेकेंड बात, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले या ना मिले कंपल्सरी नहीं है कि लॉ में लिखा हुआ है कि भाई मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना या ना मिलना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे तो वो देंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम रिटेन अर्निंग रखेंगे तो वो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि शेयर होल्डर्स का कंपल्सरी नहीं है, लॉ में नहीं लिखा हुआ कि आपको इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही देना। अगर आप दोगे तो प्रेफरेंस को फिक्स रेट से मिलेगा, लेकिन इक्विटी वालों को तो रेजिडुअल क्लेम मिलेगा। लेकिन सब हर जो कंपनी या कोई भी फर्म है वो यही चाहती है कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू को एनहांस किया जाए, ठीक है। ताकि अगर शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एनहांस करेंगे तभी तो हमारी फर्म जो है, हमारी जो कंपनी है वो ग्रो अप करेगी। तो अब उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि बोरोड फंड क्या होते हैं। देखो इक्विटी जो थी वो हमारे ओन फंड थे। जो बोरोड फंड है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि लेंडर, मतलब हम लैंड कर रहे हैं उनको, ठीक है, या डेट फंड बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो बोरोड फंड होते हैं जिनसे हम पैसा इकट्ठा करते हैं, रेज करते हैं, वो हमारे ओनर नहीं होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या देते हैं, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देते हैं। जितनी भी हम उनकी अमाउंट ले रखे होते हैं उनको हमें क्या देना होता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होता है। साथ के साथ वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं, मीनिंग उनका एक टर्म होता है कि 10 साल के लिए, उसके बाद हमें उनकी रिडीमेबल वैल्यू भी पे करनी होती है। तो वो ऐसा नहीं है। और साथ के साथ याद रखना, लॉ में लिखा हुआ है कि आपको इनका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है फिर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इक्विटी और बोरोड फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो इक्विटी फंड जो होते हैं वो हमारे ओन फंड होते हैं, ठीक है, हमारे खुद के फंड होते हैं। शेयर होल्डर्स को ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है, ठीक है। अब जो इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी के अंदर हमें बेनिफिट तो ये हो गया कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी को डिविडेंड पे करने की नीड नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क भी है। थोड़ा सा रिस्क नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विटी वालों को जो डिविडेंड दिया जाता है, वो एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं किए जाते और ना ही वो डिडक्टेबल इन नेचर है। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट जो है, जो बोरोड फंड को इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपका डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है। मीनिंग जो आपकी अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, जो आपकी अर्निंग्स आएंगी उनमें से पहले लेस होगा आपका इंटरेस्ट और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, फिर टैक्स माइनस होगा। समझ रहे हो? मान लीजिए 100 है, एक तो 100 के ऊपर आपका टैक्स लग रहा है, एक मान लीजिए इंटरेस्ट 20 माइनस करने के बाद 80 रुपए के ऊपर आपका टैक्स लग रहा है, तो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, जो कि इक्विटी वालों में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इक्विटी वालों के जो डिविडेंड है वो ये नहीं कह सकते हम कि इक्विटी वालों के डिविडेंड को पहले आप लेस करो उसके बाद आप टैक्स माइनस करो, नहीं, पहले आपका टैक्स लगेगा, बाद में आपको इंटरेस्ट, बाद में आपको डिविडेंड मिलेगा, ओके। और अगर हम करंट की बात करें तो एट द रेट ऑफ 15% से आपका कॉर्पोरेट टैक्स लगता है इक्विटी के ऊपर। बाकी आप और